हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम लोग फिर से देखेंगे कुछ वर्ड्स और उनके मतलब, उनसे सेंटेंस। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर एसएससी में आ चुके हैं और मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ टारगेट ऑडियंस क्या है, एसएससी एस्पिरेंट्स और वो सभी जिनके एग्जाम में इंग्लिश आता है वो सभी इस लेक्चर को देख सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग सभी इस लेक्चर को देख सकते हैं, ये यूजफुल है उनके लिए। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्लास्फेमी। द फर्स्ट वर्ड इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है बिहेवियर और लैंग्वेज दैट इंसल्ट्स और शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। का मतलब ऐसा व्यवहार या फिर ऐसी भाषा का प्रयोग जो अपमान करता है या फिर जो सम्मान नहीं दिखाता है भगवान के प्रति या फिर धर्म के प्रति, ऐसी भाषा या व्यवहार उसे कहा जाता है ब्लास्फेमी। उसे कहा जाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी को हिंदी में बोलते हैं ईश निंदा। और ईश निंदा का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यवहार जिससे भगवान का अपमान होता है या फिर धर्म का अपमान होता है। एक सेंटेंस देखते हैं, इन पाकिस्तान ब्लास्फेमी इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी सीरियस क्राइम। का मतलब पाकिस्तान में ईश निंदा एक बहुत ही सीरियस क्राइम अर्थात बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। ओके, अब लोग याद हो कुछ पहले ही पाकिस्तान में एक औरत थी जिन्हें ब्लास्फेमी के केस में अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इन पाकिस्तान ब्लास्फेमी इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी सीरियस क्राइम। ब्लास्फेमी मतलब ईश निंदा। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर और डायरेक्ट वे। का मतलब अधिक वर्ड का यूज करना है, बजाय जितना जरूरी है उससे ज्यादा वर्ड का यूज करना, बजाय इसके कि हम साफ साफ बोले, स्पष्ट तरीके से बोले क्या हमें कहना है, फिर लिखे स्पष्ट तरीके से क्या हमें कहना है। तो आप कह सकते हैं इसको हिंदी में घुमा फिरा कर बातें करना, इसे बोलते हैं हम लोग सर्कमलोक्यूशन। घुमा फिरा कर बातें करना, आपसे कुछ पूछा जाए और आप इधर उधर की बातें करें, मतलब डायरेक्ट उसका जवाब ना दें। इसको आप हिंदी में और भी बोल सकते हैं कपटपूर्ण बातें, मतलब इंसान को घुमा रहा है, सामने इंसान को घुमा रहा है, कपटपूर्ण बातें। एक सेंटेंस देखते हैं, द डिप्लोमैट स्पीच वाज नथिंग बट जस्ट अ सर्कमलोक्यूशन। मान लीजिए एक जर्नलिस्ट गया था किसी डिप्लोमेट से सवाल पूछने, उसने सवाल पूछा डिप्लोमेट से और डिप्लोमेट ने उसका सीधे सीधे जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर जवाब दिया ऐसे, तो इसे बोल सकते हैं कि वो जो डिप्लोमेट था वो सर्कमलोक्यूशन, उसका भाषण सर्कमलोक्यूशन था, मतलब कपटपूर्ण बातें थी, सीधी सीधी बात नहीं थी। कई तरह से डिप्लोमेट्स करते हैं सवाल से बचने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। का मतलब लोगों का एक समूह जो चर्च में जमा होता है, इकट्ठा होता है भगवान की पूजा करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो इस ग्रुप को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। और चूंकि ये पूजा करने के लिए इकट्ठा हुआ है तो इसलिए आप उसको बोल सकते हैं धार्मिक सभा। कॉन्ग्रीगेशन की हिंदी में क्या बोलते हैं? धार्मिक सभा। एक सेंटेंस देखते हैं, द कॉन्ग्रीगेशन एट द नियर बाई चर्च कंसिस्टेड ऑफ मेनी फेमस पर्सनालिटीज। का मतलब जो नजदीक के चर्च में कॉन्ग्रीगेशन था उसमें बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज थे, बहुत ही सारे फेमस पर्सनालिटीज थे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। का मतलब जो आसानी से विश्वास कर लेता है कि किसी भी चीज पर, और इसीलिए इसको ट्रिक करना, उसको धोखा देना आसान है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्रेडुलस को भोला भाला, आसानी से जो विश्वास कर ले। एक सेंटेंस देते हैं, चिल्ड्रन आर बिलीव्ड टू बी वेरी क्रेडुलस।
का मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं, किसी भी चीज़ पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज क्यूरेटर, का मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स नहीं होना चाहिए, तस्ली यहाँ पे होना चाहिए वर्क्स ऑफ आर्ट इन म्यूजियम। Works, object or works of art in a museum. Sorry, I am so sorry. Works of art in a museum or art gallery etc. का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इंचार्ज है किसका, जो भी वस्तुएं हैं फिर जो भी कार्य किए गए हैं एक म्यूजियम में या फिर आर्ट गैलरी में, उन सब का इंचार्ज है। ओके, उन्हें कोई देखना चाहता है, खरीदना चाहता है तो उसके लिए आप इनसे मिल सकते हैं, क्यूरेटर से। ओके, हिंदी में इसको बोल सकते हैं संग्रहाध्यक्ष, का मतलब संग्रहालय का अध्यक्ष, किसी संग्रहालय या फिर आर्ट गैलरी का अध्यक्ष है ये। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, द क्यूरेटर ऑफ द महात्मा गांधी म्यूजियम वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन। तो लास्ट वीक महात्मा गांधी म्यूजियम गए थे हम लोग, वहाँ पे जो क्यूरेटर था वो बहुत ही हम्बल पर्सन था, तो हम कह सकते हैं द क्यूरेटर ऑफ द महात्मा गांधी म्यूजियम वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन, एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज डीमागॉग, का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन। का मतलब एक ऐसा राजनीतिक नेता जो अपना सपोर्ट मतलब समर्थन जीतने की कोशिश करता है, कैसे, भाई इमोशन पे बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स देता है। इमोशन अर्थात भावनाओं पे बेस्ड, ठीक है, लोग कैसा महसूस करते हैं लीडर के बारे में, इन सब के आधार पे वो आर्ग्यूमेंट्स देता है रादर देन रीजन, बजाय इसके कि वो लॉजिक्स के द्वारा, कारण के द्वारा वो आर्ग्यूमेंट्स दें, ऐसा नहीं करता है वो। और आजकल सही बात है, आजकल जीतता वही है जो लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाता है। आप कितने भी लॉजिक दे लें, अगर लोग के इमोशन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप शायद ही जीत पाएंगे। तो जीतने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों के इमोशन से कनेक्ट कर पाए। एक सेंटेंस देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर डीमागॉग्स टू गेट अ लीड इन एन एरिया। का मतलब अधिकतर राजनीतिक पार्टियां जो हैं आजकल वो डीमागॉग्स को तैयार करती हैं ताकि वो किसी खास तरह के एरिया में लीड मिल सके, उन्हें जीत मिल सके। ओके, आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं डीमागॉग को, आप समझ रहे हैं क्या बोलते हैं, दुर्जनों का नेता बोल सकते हैं, या फिर बस यही बोल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव इज डर्माटोलॉजी। सबको पता होगा इसका मतलब, डर्माटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। का मतलब त्वचा की बीमारियों का वैज्ञानिक अध्ययन, त्वचा की बीमारियों का वैज्ञानिक अध्ययन, हिंदी में बोल सकते हैं त्वचा विज्ञान। क्या बोल सकते हैं, त्वचा विज्ञान। एक सेंटेंस देखते हैं, डर्माटोलॉजी हैज हेल्प्ड अस मेनी वेज टू गेट रीड ऑफ मेनी स्किन डिजीजेस। का मतलब डर्माटोलॉजी ने, त्वचा विज्ञान ने हमारी सहायता की है कई तरीके से कि हम बहुत सारे स्किन डिजीज से मुक्त हो सके। इस प्रकार से हमारी सहायता की है। गेट रीड ऑफ मुक्त होना, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज डाइलेटेंटे। का मतलब होता है अ पर्सन who does or studies something but is not serious about it and does not have much knowledge or a dabbler in the art and literature। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है या फिर जो पढ़ता है कुछ, वो पढ़ता तो है लेकिन सीरियस नहीं होता है, इसके बारे में गंभीर नहीं होता है, और उसे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डाइलेटेंट। या फिर उसके बाद डैबलर इन आर्ट एंड लिटरेचर। का मतलब कला और साहित्य में जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, उसे डैबलर, उसे बोलते हैं डाइलेटेंट। ओके, तो ये समझ सकते हैं, मिस्टर शर्मा सन प्रूव्ड टू बी डाइलेटेंट। का मतलब मिस्टर शर्मा का बेटा एक डाइलेटेंट निकला। का मतलब एक आप कह सकते हैं अनुरागी जो मजे के लिए पढ़ता है, या फिर
बहुत सीरियस होकर नहीं पड़ता वो। तो मिस्टर शर्मा का लड़का में क्या निकला, एक डायलेटेंटी निकला। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट एंड लिविंग क्रीचर टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। का मतलब प्लांट और लिविंग क्रिएचर्स हैं, इनका आपस में संबंध और इनके खुद के एनवायरनमेंट से संबंध, इसका जो अध्ययन है उसे बोलते हैं इकोलॉजी। प्लांट और लिविंग क्रिएचर्स, इनका आपस में संबंध और इनका एनवायरनमेंट, जो इनके आसपास एनवायरनमेंट है उनसे संबंध, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके एनवायरनमेंट पे इनके चलते, और कैसे इनका एनवायरनमेंट इनको इम्पेक्ट कर रहा है, क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसे बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस, इकोलॉजी हैज हेल्प्ड अस मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस टू अ लिटिल मोर एक्सटेंट। का मतलब पारिस्थितिकी के अध्ययन ने हमें सहायता की है कि हम एनवायरमेंट के अर्थात पर्यावरणीय संतुलन को कुछ और हद तक बनाए रखें। याद होगा आप लोगों को कुछ सालों पहले ये न्यूज आई थी कि ओजोन होल में छेद हो गया है, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कारण पता किया तो उनको पता चला कि कई सारे ऐसे गैसेज हैं, CFC गैसेज हैं जो कि जब ऊपर जाती हैं तो वो हीट के कारण ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होने के बाद से ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसे तोड़ती हैं, उसे विरल बनाती हैं। तो ओजोन लेयर में छेद हो गया था, और आपको पता है ओजोन लेयर में छेद होने के साथ ही क्या हो जाएगा, जितने भी ओजोन लेयर, जितने भी सूर्य की यूवी किरणों को बचा रहा था पृथ्वी पर आने से, जिनके चलते हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो सभी पृथ्वी पर आने लगेंगी और हमें कई तरह की बीमारियां घर कर जाएंगी। हमें हो जाएंगी स्किन कैंसर हो जाएंगे, पेड़ों की पत्तियां सूखने लगेंगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इकोलॉजी ने हमारी बहुत मदद की है। उसकी सहायता से हमने ओजोन क्षेत्र को बंद कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ अधिक हद तक हमारी सहायता करती है एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखने में। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एमिसरी। का मतलब होता है पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। का मतलब एक व्यक्ति जो एक औपचारिक संदेश को भेजने के लिए यूज किया जाता है एक देश से दूसरे देश को, या फिर किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसे भेजा जाता है, उसे बोलते हैं एमिसरी। एक सेंटेंस देखते हैं। एमिसरीज वर ऑफ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स वॉर। का मतलब ये जो दूत होते थे, एमिसरी को तो दूत कह सकते हैं आप, ये जो दूत होते थे ये पुराने जमाने के युद्ध में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे, क्योंकि दूसरे देश क्या तैयारी कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, क्या सूचना है, ये सब पहुंचाने के लिए वो कहाँ तक आया है, कितनी सेना के साथ आया है, ये सब जानकारी पहुंचाने के लिए वो आते थे राजा के पास। या फिर अगर हम अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी भेजना पड़ता था आदमी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे इनसे उस टाइम पे, अभी भी है, बट अभी पे और सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथी। का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इटीसी। का मतलब दूसरे व्यक्ति की, किसी और व्यक्ति की भावना को, एक्सपीरियंस, जो भी उसका अनुभव है उसको महसूस करने की क्षमता होना, उसको महसूस करने का काबिलियत होना, उसे बोलते हैं एम्पैथी। आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं समवेदना। समवेदना मतलब जैसा उसको वेदना हो रही है वैसा ही आपको महसूस होना, इसे बोलते हैं एम्पैथी। एक सेंटेंस देखते हैं। He has empathy towards his friend for what happened with him last night। का मतलब कल रात को उसके दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने दोस्त के प्रति उसे संवेदना है। संवेदना मतलब बहुत ही वो दुखी है। हो सकता है रात को उसके पिताजी मर गए हैं, तो वो महसूस कर सकता है कि कैसा लगता है उसे पिताजी के मर जाने पे। तो ही हैज एम्पैथी टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के प्रति क्या है उसे संवेदना है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एंडेमिक। एंडेमिक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया आजकल। मतलब होता है रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, या अ डिजीज दैट इज प्रिवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। का मतलब लगातार किसी खास तरह की जगह पे या फिर एक खास तरह के लोगों के समूह में हमेशा पाया जाना, रेगुलरली पाया जाना,
और जिसे छुटकारा पाना मुश्किल हो, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, डिफिकल्ट, मुश्किल, जिसे छुटकारा पाना मुश्किल हो। या फिर एक ऐसी बीमारी जो प्रिवेलेंट, मतलब एक खास तरह के एरिया में हमेशा ही बनी रहती है, इसे बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एंडेमिक। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं स्थानिक। स्थानिक मतलब एक ऐसी बीमारी है जो किसी खास स्थान पर हमेशा ही बनी रहती है। एक सेंटेंस देखते हैं, कोरोना वायरस नाउ सीम्स टू बी एन एंडेमिक इन चाइना। आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले ही अभी न्यूज आई है कि चाइना में 90 लाख से अधिक लोगों को होम लॉक कर दिया गया है। का मतलब घर में ही बंद कर दिया गया है और टाउन को सील किया गया है, कहीं से टाउन को सील किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में फिर से जो डेल्टा वेरिएंट है उसका नंबर ऑफ केसेज जो है वो बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और तो आप कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो ऐसा हो गया जैसे कि चाइना में हमेशा ही बना रहता है। तो एंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो किसी खास स्थान पे हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमेरल। का मतलब होता है लास्टिंग इट यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। का मतलब जो कि बहुत कम समय तक चले या फिर जिसका उपयोग बहुत कम समय तक किया जाए। हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्षणिक। क्षणिक मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए। तो एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो बहुत कम समय तक चले। एक सेंटेंस देखते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स आर वेरी एफेमेरल इन नेचर। का मतलब सांसारिक जो आनंद है ये स्वभाव में बहुत ही क्षणिक है। मतलब कि आप अगर ये सोचे कि हमेशा ही ये बने रहेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बहुत ही क्षणिक है। अगर आप पूरे जीवन के हिसाब से देखो तो ये बहुत ही क्षणिक होते हैं ये आनंद। जैसे कि आप दिन रात खाने के शौकीन है, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे या फिर आपके शरीर में बीमारी हो सकती है बहुत ज़्यादा खाने से। तो फिर आप कह सकते हैं कि उस वक्त आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी कीमत पर अच्छा नहीं लग सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं, केवल खाने की बात ही नहीं, जितने भी प्लेयर्स हैं ये सभी के सभी क्षणिक हैं स्वभाव से, जितने भी वर्ल्डली प्लेयर्स हैं। ओके, तो एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक। नेक्स्ट वर्ड इज एपिग्राफ। का मतलब होता है एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन। का मतलब एक उकेरा गया लेख, उकेर कर लिखा गया। इनग्रेव मतलब खुरच कर लिखा गया, इंस्क्रिप्शन ओके, लेख, शिलालेख। तो आप हाँ बोल सकते हैं इसको शिलालेख बोल सकते हैं। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखा हुआ। तो पत्थर पर पहले खुरच कर इंग्रेव किया हुआ, खुरच कर लिखा जाता था। हाँ, ऐसा कई बार लिखा जाता था। तो ऐसे लिखावट को बोलते थे एपिग्राफ। अशोक स्तंभ मिले हैं कई सारे, और भी बहुत सारे स्तंभ मिले हैं जिसमें लिखावट है अभी भी। तो वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं उसको, मतलब जो उस राइटिंग को पढ़ने वाले हैं, पुरानी राइटिंग को पढ़कर उसका मतलब निकालने वाले हैं, तो दीवारों पे या फिर शिलालेख पे खुरच कर लिखा जाता था। एक सेंटेंस देखते हैं, मेनी एपिग्राफ्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। सही बात है, भारत के कई सारे जो स्टेट्स हैं उनमें पुराने समय के बहुत सारे एपिग्राफ पाए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एपिटम। का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। का मतलब एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु जो कि एकदम परफेक्ट उदाहरण है किसका, किसी खास तरह की क्वालिटी का या फिर किसी खास टाइप का, उसे बोलते हैं हम लोग एपिटोम। एक आप इसका हिंदी में बोल सकते हैं प्रतीक। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रतीक। एक सेंटेंस देखते हैं, मीराबाई इज एन एपिटोम ऑफ इटर्नल लव टुवर्ड्स गॉड। का मतलब मीराबाई भगवान के प्रति प्रेम का, भगवान के प्रति सनातन प्रेम का, मतलब कभी नहीं खत्म हो, इटर्नल जो कभी नहीं खत्म हो, इटर्नल प्रेम का एक प्रतीक है। सही बात है, मीराबाई ने अपने भगवान को पाने के लिए पूरा संसार त्याग दिया था, तो एक सही प्रतीक है आप भगवान के प्रति प्रेम के लिए। तो बोल सकते हैं मीराबाई इज एन एपिटोम। ओके, एक प्रतीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय। एग्जेम्पलरी का मतलब क्या होता है? अनुकरणीय। इसका मतलब कहते हैं सीवियर पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स या प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन दंड देना किसी को, जिसे कि वार्निंग के रूप में यूज किया जाता है बाकियों के लिए कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ओके, या फिर इसका एक और मतलब होता है गुड सेंस में
होता है एक इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट करना कि दूसरे लोग उसे कॉपी करने की कोशिश करें, वैसा बनने का इंस्पायर करें, तो उसे भी बोलते हैं हम लोग एग्जाम्पलरी। तो एक सेंटेंस देखते हैं, मीराबाई चानू हैज शोड एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन टोक्यो ओलंपिक्स। का मतलब मीराबाई चानू ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक्स में। अनुकरणीय क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने एक उनका जो परफॉर्मेंस था एकदम क्लीन एंड जर्क था, ठीक है, कोई भी इसमें एम्बिग्विटी या फिर अस्पष्टता नहीं थी, तो इसलिए उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही एग्जाम्पलरी था, अनुकरणीय था बाकियों के लिए, जो बाकी वेटलिफ्टर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सपैट्रिएट। का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग इन ए कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में रहता है जो उसका खुद का नहीं है, दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं प्रवासी। क्या बोल सकते हैं? प्रवासी। एक कहने सकते हैं अ नंबर ऑफ चाइनीज एक्सपैट्रिएट्स आर स्टिल वर्किंग इन अफ्रीकन कंट्रीज। का मतलब कई सारे चाइनीज एक्सपैट्रिएट्स जो हैं वो अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सही बात है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। का मतलब होता है लॉयल्टी, एक्यूरेसी। लॉयल्टी का मतलब विश्वसनीयता है, इसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी विश्वसनीयता आपकी बनी रहती है, इसे बोलते हैं फिडेलिटी। अब हिंदी में इसको बोल सकते हैं सत्य के प्रति निष्ठा। लॉयल्टी, एक्यूरेसी, सत्य के प्रति निष्ठा। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, एवरी सिविल सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो फिडेलिटी एज फार एज पॉसिबल। का मतलब प्रत्येक सिविल सर्वेंट से, प्रत्येक प्रशासनिक जो सेवक है उसे यह उम्मीद की जाती है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि वो फिडेलिटी अर्थात सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा जहां तक संभव हो। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूजिटिव। का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड और इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। का मतलब एक व्यक्ति जो कि भागा हुआ है, या जो भी भाग रहा है, किसी खास जगह से भाग रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो पकड़ा न जाए, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फ्यूजिटिव। और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं भगोड़ा, भागा हुआ। एक एग्जाम्पल, विजय माल्या हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। विजय माल्या भारत सरकार के द्वारा एक भगोड़ा घोषित हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड, ओके, तो आई थिंक हमारे 20 वर्ड्स हो गए, 20 वर्ड्स हो गए, सच में 20 वर्ड्स हो गए। तो लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सच में। I hope you enjoyed it and have learned some new important and useful words and their meaning. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नए शब्द तो जरूर सीखे होंगे और उनके मतलब भी सीखे होंगे। अगर आप केवल एक लेक्चर भी डेली देखते हैं, इस चैनल तो और भी सारे लेक्चर्स हैं, अगर केवल एक लेक्चर आप डेली देखते हैं, कभी भी आप एक लेक्चर डेली देखते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके वर्ड पावर में एक बहुत ही स्टीप इंक्रीज आ रहा है। स्टीप मतलब बिल्कुल खड़ा, एकदम सीधा इंक्रीज आ रहा है। ओके, तो इसी नोट के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा, ये मुझे अपने लिए और काम करने को मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।